मैं हूँ हैदर वहीद। मैं हूँ मुइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। पाकिस्तान के अंदर नैब का जो कानून है उस हवाले से दो चीजें जो हैं वो जब से नैब शुरू हुआ है, जब से अभी तक साकिन है। नैब के चेयरमैन जो है वो उहदा पूरा होने के बाद एक्सटेंडेबल नहीं है, और दूसरी ये कि नैब का चेयरमैन लगाते वक्त कंसल्टेशन लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ हुकूमत की वाजिब है। अब ये कंसल्टेशन क्या है, इसके ऊपर चौधरी निसार साहब कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफी डिटेल में, चौधरी इफ्तिखार साहब के सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल किया कि कंसल्टेशन महज ये नहीं है कि अच्छा जी आप भी बता दें आप क्या चाहते हैं, अच्छा आप भी बता दें, अच्छा करेंगे हम वही जो हम चाहते हैं। कंसल्टेशन को मीनिंगफुल होना जरूरी है और उसके अंदर एक कंसेंसस डेवलप होने के लिए गुड फेथ दिखना जरूरी है। ये शराइत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ये जो जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब है, उनके ओहदे पे फाइज रहने का वक्त जो है वो चंद हफ्तों का रह गया है। तो ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनको एक्सटेंशन मिल जाए, मतलब सर से लेके पांव तक मुकम्मल एक्सटेंशन मिल जाए। और इस एक्सटेंशन को हुकूमत जाहिर है कैसे करेगी अगर कानून कुछ और कहता है। तो ये कंस्पिरेसी थियरीज सर्कुलेट कर रही हैं कि ये हुकूमत एक ऑर्डिनेंस के थ्रू वो शिक जो कि 4 साल तक महदूद करती है क्लॉज को, उसको भी गिरा देगी और एक अपनी रिवायत के थ्रू, अपनी रीडिंग ऑफ द आइन के थ्रू, अपनी रीडिंग ऑफ द कानून के थ्रू ये फैसला करेगी कि क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं और उनके अपने मफादात का तसादुम है एक नैब चेयरमैन के इलेक्शन के अंदर, क्योंकि वो खुद नैब के सामने पेश होना पड़ रहा है क्योंकि वो रेफरेंसेस के अंदर मुब्तला है, लिहाजा उनसे पूछना की कोई जरूरत नहीं है। अगर हुकूमत ये करती है तो मैं इस शो के शुरू में अपनी नाकिस 2 रुपए की राय आपको दे दूं, तो जो ऑर्डिनेंस साजी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रेसिडेंट हाउस को इस वक्त इस हुकूमत ने बना दिया है, उसकी कमर पे ये किसी भी आज़ाद अदालती निज़ाम में ये उस दीवार में आखिरी कील होनी चाहिए और किसी भी ऊंट की कमर में आखिरी स्ट्रॉ होना चाहिए। मैं सॉरी अंग्रेजी का मुहावरा उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ एज वी गो, क्योंकि इससे ज्यादा बदनीयती पर मबनी दिखने वाली पैरेलल लेजिस्लेशन की कोशिश हो नहीं सकती कि जहां पे ऑपोजिशन से आपको पूछना फर्ज है, एक आदमी का टेन्योर जो है वो बंधा हुआ है, लेकिन आप ऑर्डिनेंस के तहत ऑपोजिशन को डिलिबरेटली ऑन बोर्ड लाने से बचने के लिए आप एक और रास्ता निकाल रहे हैं। और किस रास्ते से निकाल रहे हैं? एक ऐसे रास्ते से निकाल रहे हैं जो आइन कहता है कि इमरजेंसी तो यहाँ पे इमरजेंसी का ऐन उलट है। आपके पास टाइम है, आपके पास कंसेंसस बिल्डिंग की जरूरत है और आप इन दोनों जरूरत और शराइत को कानून में से निकाल रहे हैं। अच्छा, ये अभी क़यास राइयां हैं क्योंकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन इस पे खबरें भी चली हैं, इस पे तबसरे भी हुए हैं और सबसे दिलचस्प तबसरा इस पे मरियम नवाज साहिबा ने किया है। उन्होंने क्या कहा, एक कोर्ट पेशी के अंदर उनसे शायद ये सवाल पूछा गया था, आपको दिखाते हैं। कि चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। ये इशारा मरियम नवाज साहिबा के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे था और ये बहुत आसानी से अपने हाथ धो रही हैं इस बात से। सच ये है कि उस आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के अंदर 5 मिनट के अंदर सबने मार्च करके जाके वोट देके मामला खत्म भी इसलिए कर दिया था, इसलिए कि सबके कुछ मफादात नजर आ रहे थे। नवाज शरीफ साहब को उसके बाद एक डिजाइन के तहत लग रहा था कि वो ऑपरेट कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा चुप थी उससे पहले, तो ये कह देना कि मैं उसका हिस्सा नहीं थी तो ये उस वक्त कह देती तो फिर जरा समझ भी आ जाती। बहरहाल नईम अशरफ भट्ट साहब ने आज रिपोर्ट किया है कि ये जो लोग मानने से इनकारी थे काबीना में वो भी अब मान गए और ये हुकूमत करने जा रही है शायद, और इसीलिए वो हमारे एक बार फिर से मेहमान है इस हफ्ते में। यानी कि हमारे अब चैनल के अंदर भी सब कहने लगे हैं कि 3 एंकर्स हैं शो के, 2 समझते थे काफी नहीं है। वो हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। वही साहब, मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे, अगर ये सामने आती है और ये नैब चीफ की एक्सटेंशन पे और मरियम नवाज साहिबा की जो मेरी नजर में माजरत के साथ हिपोक्रेसी है उस पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि नैब और अकाउंटेबिलिटी और इलेक्शन उस तरह के इश्यूज हैं जिसमें ऑपोजिशन का रोल गैर मामूली
तौर पे जो है बहुत नुमाया होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कि इस पे कंसेंसस ना हो कि अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि इट इज़ ऑफन is used as a tool of political victimization and engineering बकौल सुप्रीम कोर्ट itself, तो लिहाजा ये वो ताकत है, ये वो हथियार है कि अगर तो उसमें एतमाद पूरे मुल्क का और ऑपोजिशन का नहीं होगा तो फिर इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और विक्टिमाइजेशन पेंट करना भी आसान होगा और एक्चुअली भी समझा जाएगा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ही एक टूल और एक बॉडी है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इलेक्शन जैसी चीज़ें जहाँ पे अगेन इलेक्शन के नताइज मानना बड़ा ज़रूरी है जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए हम आज देखते हैं बिल्कुल पैरालाइज्ड है पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिकॉज इलेक्शन जो हुए 2018 के आज तक ऑपोजिशन ने उसको नहीं माना है और वो वजीर आजम को सिलेक्टेड हर मोड़ पे कहते हैं और कहीं ताउन नहीं करने को तैयार, क्रिकेट मैच तक खेलने को साथ तैयार नहीं है। और इसीलिए ये दो ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं। बाकी कानून साजी हुकूमत वक्त का हक है, अगर वो मेजॉरिटी में है वो करे, लेकिन यहाँ कानून साजी के ही जरिए से कदगन लगाई गई है कि आपने कंसेंट लेनी है या कंसल्टेशन रादर करनी है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है। तो इसलिए ही डाला गया है क्योंकि अगर एतमाद पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ही नहीं होगा और शुरू से ही नहीं होगा, और फिर अगर अकाउंटेबिलिटी में जो कि अमूमन जो है जिस तरह मैंने कहा यूज होती है बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पॉलिटिकल ऑपोजिशन, अगर वो शुरू से ही नहीं एतमाद होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि बात कहां तक जाएगी। और एतमाद दोनों चीजों में, अवाम का, पार्लियामान का बेहद जरूरी है, इलेक्शंस में भी और अकाउंटेबिलिटी में भी। तो लिहाजा पहले तो इस पे तो मैं ये कहूंगा, मरियम नवाज जो हैं उन्होंने बहुत क्लियरली ये कह दिया कि जो एक्सटेंशन वाले सारे ही मामलात हैं, आज वाला भी और पिछले वाला भी, वो गुनाह है। यानी एक्सटेंड करना इदारे के चीफ्स को जो है वो अमूमन इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो उस तरह का काम कर रहे होते हैं जो आने वाला आईनी तौर पे जो आएगा वो शायद ना करे। यानी कि गैर मामूली तौर पे कोई चाह रहा होता है कि जो काम हो रहा है वो होता रहे और जैसे और कोई नहीं कर सकता। ये जो आखिरी पार्ट है ना कि जैसे कोई और नहीं कर सकता, वो तशवीश का बायस बनता है। वरना एक्सटेंशन बाय इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नॉट द इशू। द इशू इज के जब एक्सटेंशन एक ऐसे ओहदे पे दी जाती है जो ओहदा सियासत पे असरअंदाज होता आया नजर आ रहा होता है और फिर उसी परफॉर्मेंस को जैसे रिवॉर्ड करने के अमल के तौर पे एक्सटेंशन दी जाती है, तो वहां पे बिल्कुल एक सियासी रुख जो है एक एक्सटेंशन को मिल जाता है। और ये परफॉर्मेंस की बात, मतलब आईनी परफॉर्मेंस की बात फिर एटलीस्ट परसेप्शन वाइज नहीं रहती। लेकिन मरियम नवाज का ये कहना क्या हक बजानिब है या नहीं, आपने डिसएग्री किया। मेरे ख्याल से पार्टी डिसिप्लिन और ये सारी चीजें जो है ना वो कायद से फ्लो करती हैं। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको रिग्रेट है कि वो इस एक्सटेंशन में उनकी पार्टी ने हिस्सा डाला। आप कहते हैं कि वो इसके बेनिफिशियरी अगर हैं भी तो भी आई थिंक ही रिग्रेट्स इट, और मरियम नवाज के थ्रू इस रिग्रेट का उन्होंने इजहार किया। और यहाँ इनडिसिप्लिन रिग्रेट का इजहार इस तरह होना चाहिए था कि इस गलती से हम सीखे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए था कि मेरी गलती ही नहीं थी, क्योंकि माजरत के साथ ये ऐसे गुनाह से हाथ धो रहे हैं जिसके खुद बेनिफिशियरी हैं और जिसके अंदर खुद उन्होंने उस माहौल को क्रिएट करने में साथ दिया था। पहले खुद चुप रही थी 8 महीने, वो तो मेरी गलती नहीं है ना, वो तो उनकी अपनी गलती है ना। नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल इससे फरार नहीं हासिल कर सकते। उसकी वजह ये क्योंकि वो उस वक्त भी कायद थे, आज भी कायद हैं, तो वो ये तो कह सकते हैं कि मैंने ये अगर होने दिया और मैं शहबाज की बातों में आ गया या इसकी बातों में आ गया, मुझसे गलती हो गई, तो वो ये कह सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज तो ये भी कह सकती हैं कि मैं उस वक्त भी खिलाफ थी और आज भी खिलाफ हूँ। ये कह सकती हैं कि खिलाफ हूं, लेकिन हिस्सा नहीं कह सकती ना जनाब, क्योंकि हिस्सा भी थी, मुफीद भी हुई, और हिस्सा एक दिन का नहीं डाला, 8 महीने का डाला, चुप रह गए। वो लेजिस्लेटर नहीं थी, वो लेजिस्लेशन का तो फिर हिस्सा का आज इस दफा भी नहीं होंगी क्योंकि वो पार्लियामान में नहीं है, तो वो तो कोई बात नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो इस हवाले से प्रॉब्ली बात कर रही थी। बहरहाल भट्ट साहब जिन्होंने रिपोर्ट किया है नैब के चेयरमैन के हवाले से पहले, तो भट्ट साहब पहले तो ये बताइए कि आपके यहाँ से सियासत पे क्या असर पड़ सकता है अगर बुलडोज करने की कोशिश की हुकूमत ने, गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे एक्सटेंशन देने की कोशिश की, ऑर्डिनेंस जो है गैर जरूरी तौर पे गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे लाने की कोशिश की और एक्सटेंशन देने की कोशिश की, तो इसमें कानूनी बात तो अपनी जगह, मोहित साहब ने भी इस पर कुछ तबसरा किया, मेरे ख्याल से तो एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ये। लेकिन
सियासी तौर पे अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात वो कर भी जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है सियासी तौर पे? फिर उसके बाद मरियम नवाज की स्टेटमेंट पे आपका व्यू लेंगे। हैदर साहब, पहले जो आपने बात की है गैर मामूली इकदाम या उनका परफॉर्मेंस हो तो फिर एक्सटेंशन होती है, तो इस मेरिट पे तो जावेद इकबाल साहब जो हैं वो पूरा उतरते हैं। उनका वाकई 4 साल गैर मामूली उन्होंने इकदामात उठाए और जो है आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है नैब के ज़रिए और इस तरह की बातें आई, तो वो गैर मामूली तो है। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कोई इतना इस तरह के मामलात हुए। लेकिन बहरहाल एक दूसरा पहलू ये भी है कि रिकवरी का जो बहुत बड़ी रिकवरी भी हुई है, ये उनका क्लेम है। खैर दूसरी बात जो अभी अब जो एक्सटेंशन का मामला है, ये आप रिकवरी वो वाली रिकवरी की बात, पीडीएम के चुप होने के बाद वो रिकवरी हुई है हुकूमत की सियासी तौर पे, उस रिकवरी में जो हिस्सा डाला है नैब ने उसकी बात कर रहे हैं या पैसों की रिकवरी की बात कर रहे हैं? जी, पैसों की जो अरबों रुपए उनका ऑफिशियल क्लेम कई दफा मैं समझा वो उस रिकवरी में भी हिस्सा। जी अच्छा, दूसरी तरफ जो एक्सटेंशन आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल कुछ वज़रा को एतराज़ था और शायद अभी भी है, लेकिन क्योंकि जब ज़्यादा लोग एक्सटेंशन देना चाहेंगे और प्राइम मिनिस्टर का वज़न भी होगा तो फिर ज़ाहिर है उसका मसवदा भी तैयार होगा, जो कि वजारत कानून जो है वो कर चुकी है और इम्कान है कि कमिंग जो ट्यूसडे है उसके काबीना इजलास में वो शायद मंजूरी के लिए पेश भी हो जाए। और जो मसवदा तैयार हुआ है उसमें एक चीज़ पे इख्तलाफ अभी भी था, शायद रहे, और वो था कि मुद्दत कितनी होगी, दौरानिया क्या होगा एक्सटेंशन का, 1 साल 2 साल या पूरे 4 साल ही इनको देने हैं। तो उस पर ये फिर अगले इलेक्शन में वो होंगे। नहीं वही सब सुने खबर सुने होना चाहिए कि अगले इलेक्शन के बाद ये जरूरी इंटरवेंशन करके ऑर्डिनेंस से टाइम पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो ताहुक्म सानी रख दिया, यानी कि जिस इदारे को आजाद होना है उसके चेयरमैन को एक भैया जुम्बिशे प्राइम मिनिस्टेरियल कलम बांध। थोड़ी सी मेरी बात इस पे अगर आ जाए, देखें जाफरी साहब और भट्ट साहब, आइन में जो है ना डिस्क्रिमिनेटरी और गैर आइनी समझा जाता है अगर आप पर्सन स्पेसिफिक करें और एक फर्द यानी जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंड करने के लिए कानून साजी की जाए। और यहां पे देखा जाएगा ऑर्डिनेंस 4 माह के लिए आता है और इस एक्सटेंशन के दौरानिए के लिए ही लागू होगा, क्योंकि हमें नहीं पता एक्सटेंड होगा या पार्लियामान उसको कभी अडॉप्ट करेगी, जाहिर है मेरा नहीं ख्याल करेगी, बट बहरहाल अभी के लिए यही बात हमारे सामने होगी कि 4 माह के लिए कानून लाया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जावेद इकबाल को इफेक्ट करता है और किसी इंसान को सफ़े हस्ती से आज तक और इस मुल्क की हिस्ट्री में आज तक कभी ये इफेक्ट कानून नहीं करेगा सिवाय एक फर्द जावेद इकबाल और उसकी एक्सटेंशन को। ये पर्सन स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेटरी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात होगी अगर इस तरह से कोशिश की गई। जो आप कह रहे हैं कि ट्यूसडे को लाया जा रहा है, ये कानूनी राय है बहरहाल, और मेरी राय है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में अगर ये ऑर्डिनेंस के जरिए से आया यानी कि वैसे ही इलीगल है। क्योंकि आप पहले एक बात समझा दें वकील साहब, ये इमरजेंट कैसे है, कौन सी इमरजेंसी है? इसमें इमरजेंसी सिर्फ ये है कि अगले इमरजेंसी ये है कि पार्लियामान से हो नहीं सकता, इसलिए यहां से कर लो पैरेलल लेजिस्लेशन। मेरा किसी भी वो गैर कानूनी तौर पे ये रेकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को कि वो प्रोमलगेट करे, और प्रेसिडेंट ने देखना है इमरजेंट सर्कमस्टांसेस, यानी ये प्रेसिडेंट को देखना पड़ेगा। कैबिनेट जो है वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन करती है और भेजती है ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने आईनी तौर पर वो पाबंद है कि वो इमरजेंट सर्कमस्टांसेस अगर नहीं देखते तो फिर वो वापस कर दें और ऑर्डिनेंस को नहीं प्रोमलगेट करें। जी, यानी ये प्रेसिडेंशियल सवाबदीद तो नहीं, लेकिन ये प्रेसिडेंशियल जिम्मेदारी और फर्ज है कि वो देखें। जिम्मेदारी है, बिल्कुल नहीं, आइन में उन पे जिम्मेदारी नहीं, उन पे जिम्मेदारी है कि अगर इमरजेंट सर्कमस्टांसेस नहीं है वो प्रोमलगेट नहीं कर सकते, से रियासत को बचाएं, वो एग्जीक्यूटिव ओवर रीच से जमहूरियत को बचाएं। और अगर ये चला गया तो
देखें आपने बिल्कुल सही कहा। देखें जो पार्लियामान बैठी है, जिनको लोगों ने वोट डाल के भेजा है, आप कहते हैं सिलेक्टेड नहीं है, जायज है, तो उन जायज वोटरों के साथ आप क्या कर रहे हैं कि वो पार्लियामान में नहीं कानून साजी आप कर पा रहे, आप प्रेसिडेंट के थ्रू करवा रहे हैं। इससे ज्यादा गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर आईनी अमल क्या हो? और एक ऐसे मामले पर जिसमें हाजिर कानून कहता है कंसेंसस बिल्ड करो। Let me use that term. This is a fraud on the Constitution of Pakistan. Yes. This is a fraud. It will be. It is not just a constitution. It is affecting a fraud on the Constitution. The power of ordinance making itself is a fraud upon the constitutional democracy of Pakistan, and if it remains, then in any fair legal system, कुछ जो भी है, जिस भी कंडीशन पे अगर इजाजत है, नहीं होनी, मैं तो कहता हूँ ऑर्डिनेंस होने नहीं चाहिए, लेकिन अब कंडीशनैलिटीज जो हैं अगर उनके बरखिलाफ जान के किया जाए, then it's a fraud on the Constitution. जी सही है, मतलब we agree. क्योंकि जानबूझ के किया जाए, लेकिन ये होने जा रहा है या नहीं, ये भी पक्का नहीं। आपने कहा कि ये होने जा रहा है, तो इट्स अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, बट साहब सर एक्सटेंशन तो लग तो यही रहा है, जब वजारत को कहेंगे कि आप मसवदा तैयार करें और वो कर भी लें, और ये भी कुछ वज़रा हमें बताएं कि वो कमिंग जो काबीना का इजलास है उसमें वो उसके इम्कानात हैं कि वो आ जाए, तो फिर तो वाकई नज़र आ रहा है कि वो एक्सटेंशन पर जा रहे हैं। बल्कि एक वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब का हमारी स्टोरी के बाद एक उनका मौक़िफ़ आया जिसमें वो इसका तो वो मान नहीं रहे थे कि मुसवदे का, लेकिन एक बात ऐसी बीच में कर गए कि जो इसके रिलेटेड करीब करीब जाके वो लगती है, और वो ये थी कि कोई एक नाम एक नहीं है, 4 और नाम भी हैं। तो भाई एक नाम क्यों है, एक क्यों है, यानी एक नाम नहीं है, 4 और हैं। मुराद ये है कि एक्सटेंशन बिल्कुल है, वो एक नाम वही है और उस पर हम कर रहे हैं, 4 और भी हैं, तो वो डिस्कस हो, वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, वज़ीर आज़म फैसला करेंगे, यानी ये इनके पूरे इरादे हैं। बहरहाल वो देखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो अपोजिशन है, अब वो उनका तो यही नज़र आ रहा है कि जी वो अदालत में जाएंगे या कोई ज़ाहिर है कोई शोर और शराबा पार्लियामेंट में हो जाएगा, लेकिन पीछे कुछ मामलात में देखा गया सर कि वो हुकूमत को बहुत कम ऐसे मामलात में जो कि पार्लियामेंट में आना हो या ऑर्डिनेंस या लीगल या एक्सटेंशन, उनको अक्सर कामयाबियाँ मिली हैं, वो बहुत कम उन चैलेंज उन्हें किया गया है और उसकी वजूहात आपको पता है कि सही बात है। लेकिन ये तो फिर सोने पे सुहागा होगा अगर पीपल्स पार्टी इसमें भी साथ दे दे। बट साहब ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा जी। पीपल्स पार्टी का अच्छा ये भी हो सकता है साथ नहीं दे, पीपल्स पार्टी साथ नहीं दे सकती जाफरी साहब, या मैं आपसे नहीं दे सकती, बहुत फंसी हुई है। नहीं, नायब ने उनके साथ भी बड़ा अच्छा, जावेद इकबाल ने उनके साथ भी बड़ा अच्छा किया, वो साथ नहीं दे सकते। जी जी जी, उन्होंने भी फेस किया काफ़ी चीज़ें, लेकिन कोई और तरीका भी हो सकता है। बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि इससे आज उस तरह वो फेस नहीं कर रहे, जिस तरह पीडीएम से पहले कर रहे थे, आज पीपल्स पार्टी उस तरह रॉक फेस नहीं कर रही है, ये बात है। मैं आई विल करेक्ट माय सेल्फ जी जी एंड एग्री विद मिस जाफरी कि पॉसिबिलिटी यहाँ भी हो सकती है बाप के साथ मिलने की। देखिए ना, इधर तो कोई अदम एतमाद नहीं होता, पार्लियामेंट में जो फैट ऑफ लॉ हैं चलें वो कह लें कि वो मुल्की मामलात और इंटरनेशनल मामलात पे वो भी हो गए, लेकिन वो भी अपोजिशन ने साथ बैठकर करवाई, इसमें ठीक है। वो अफेक्टीज हैं अपोजिशन वाले, वो इसमें तो बिल्कुल वो उस तरह नहीं आएंगे, लेकिन कोई ना कोई तरीका हुकूमत का देखा गया है कि क्योंकि वो एक पेज है और वो हुकूमत कोई ना कोई हल निकाल लेती है, तो इसलिए इसमें भी उन्होंने कुछ सोचा ही होगा। बड़ा स्टेप तो बहुत बड़ा होगा एक्सटेंशन का जो वो इरादा रखते हैं, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि बात ये है बट साहब कि जब अल्लाह ताला खूबसूरती देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। अच्छी वेल सपोर्टेड गवर्नमेंट है तो जाहिर है कि मुसीबतों में ज्यादा नहीं जकड़ी जाती बहुत देर के लिए। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अपोजिशन मजीद रगड़े के लिए तैयार रहे। तो जी सही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम बात कर रहे हैं चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से और उसके ऊपर कमेंट और तबसरा जो मरीम नवाज साहबा की तरफ से आया है और दीगर जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं क़यास राइयां हैं। जाहिर है हमने अगर हुकूमत ये करती है बाय वे ऑफ ऑर्डिनेंस तो हमारी मजमूई राय ये है कि ये एक फ्रॉड होगा अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर ये बैकडोर अब होना भी नहीं चाहिए ऑर्डिनेंस साजी का। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये साकिब निसार साहब बिफोर ही बिकेम अ डैम मेकर उन्होंने एक बहुत उम्दा जजमेंट दी थी पीएमडीसी के केस के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ये बात तमाम वाजे की थी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग चाहे सबसे अच्छी नीयत से भी की जाए तो भी एक बैकडोर इनटू डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और पैरेलल लेजिस्लेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने जो देखी हैं ऑर्डिनेंसेस, अगर आज उस जमाने के साकिब निसार साहब होते तो उनकी राय मेरे लिए दिलचस्प होती। बहरहाल उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। लेकिन भट्ट साहब आपसे कमेंट नहीं ली है मरीम नवाज साहिबा वाली बात पे कि बल्कि वापस से दिखा देते हैं, पिछली सेगमेंट हो सकता है व्यूअर्स साथ ना हो। मरीम नवाज साहिबा ने ये जावेद इकबाल साहब के बारे में जो पूछा उन्होंने कहा क्या? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। जी ये तो बहुत आसानी से हाथ धो लिए भट्ट साहब, इतना साफ तो नहीं है मामला कि आप कह दें कि ये मेरे मसला ही नहीं है। मोई साहब बड़ा क्लियर है ये, बड़ी माजरत के साथ मरीम नवाज साहबा बिल्कुल आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का हिस्सा थी। वो उस गुनाह में 100% शामिल थी और वो किस तरह शामिल थी आपको इसको तरतीब बताते हैं कि पहले गालिबन दिसंबर का महीना जब मियाँ साहब ताज़े गए थे यहाँ से, उनके प्लेटलेट कम हुए थे तो मरीम नवाज खामोश थी। कुछ दिन गुजरे थे तो एक मीटिंग बुलाई थी मियाँ साहब ने जिसमें 6-7 लोग यहाँ से गए थे, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, ये सब मरियम औरंगज़ेब ये गए थे और इन्होंने वहाँ पर ये किया कि कैमोफ्लाज पहले किया मीडिया को कि पहले ये सारे एक रेस्टोरेंट में चले गए जो मियाँ साहब के घर के करीब था। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने सदारत की, एक मीटिंग की, इसहाक डार साहब भी थे, ये 5-6 भी थे। तो बाहर निकल के उन्होंने कहा कि ये एक्सटेंशन का तो जिक्र ही नहीं हुआ, हमने सिर्फ ये जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के इन पर डिस्कस किया है, तो अब हम मियाँ साहब का पता लेने जा रहे हैं। फिर ये पैदल घर में गए पता लेने, तो असल मीटिंग वहाँ थी। तो वो जो पता लेने गए तो वहाँ पर पहले 20 मिनट तो ये इलेक्शन कमीशन सियासी इधर उधर बातें मियाँ साहब करते रहे। आखिरी 5 मिनट मियाँ साहब ने उन्हें फिर हुक्म दिया और कहा कि ये अभी तो पता नहीं है गवर्नमेंट क्या कर रही है एक्सटेंशन पे, लेकिन जब ये आएगा पार्लियामेंट में तो हमने लेन देन नहीं करना, एग्जैक्ट वर्ड्स लेन देन नहीं करना, लिहाजा हमने यानी गैर मशरूत हमायत करनी है। उस पर वहाँ पर 1-2 लोग जो कि आपको पता है एंटी हैं और वो बड़े हैरान नहीं, मतलब 1-2 लोग जो कि मौसमियाती नजरियाती नहीं है। एक सेकंड भट्ट साहब, यानी 1-2 ऐसे लोग जो कि गैर शरीफ हैं, यानी कि मौसमियाती नजरियाती नहीं है कि वक्त क़याम आने पर सजदे में जो नहीं जाते, मतलब ऐसे नहीं, एक्चुअल नजरियाती लोग, उन्होंने इख्तिलाफ किया इस बात से। जी इख्तलाफ इस तरह किया कि उन्होंने राय मांगी नहीं। इख्तलाफ ये था कि वो हैरान हुए, बाद में उन्होंने जब बताया कि हम बिल्कुल, हमारे लिए एस्टॉनिशिंग था कि मियाँ साहब बस बायर्स आए हैं, तो एकदम कुछ दिन पहले तो ये अकबर अलाहाबादी का शेर पढ़ रहे थे और अब आकर हमें कह रहे हैं हमने लेन देन बिल्कुल गैर मशरूत, आप हिमायत कर दें। अच्छा आगे सुने, वो जब उधर से अब वहाँ पर 2-3 मुखबर भी बैठे हुए थे जिन्होंने फ़ौरन इतला यहाँ पहुँचाई कि मियाँ साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है। 1-2 दिन के अंदर अंदर, जो कि पहले कोई पता ही नहीं था कि पार्लियामेंट में आना है या नहीं, वो फ़ौरन पार्लियामेंट में मामला आ गया और गैर मशरूत एक्सटेंशन हो गई। अच्छा आगे आप देखें, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जो है ख्वाजा आसिफ ने, बल्कि हाँ एक्सटेंशन जब होनी थी तो ख्वाजा आसिफ पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने पैगाम मियाँ साहब का पार्लिमानी जो वहाँ पर मौजूद थे सबको
दिया तो कुछ अरकान जो थे उन्होंने बड़ा आगे से रिएक्शन शो किया। एक ने तो ये भी कह दिया कि जनाब को फ़ायदा ले लें, कुछ ले लें, ऐसे ही आप गैर मशरूत और बयानिया कहाँ गए, इस तरह की बातें की। और जिसकी तस्दीक ख्वाजा आसिफ ने उसी दिन रात को एक प्रोग्राम में बैठकर की। हमने वो खबर ब्रेक की थी और जो मियाँ साहब ने उधर इंग्लैंड में फरमाया था वो भी उस वक्त एक्सक्लूसिव दी थी और मुश्किल था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुई। दूसरा, ख्वाजा साहब ने ये कहा कि मुझे तो लोगों ने ये भी कहा आप किस मियाँ साहब की बात कर रहे हैं, आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं या नवाज। फिर ख्वाजा साहब ने क्लियर कहा कि मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ ने ये हिदायत की है, ये उनका हुक्म है कि हमने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन करनी है, गैर मशरूत करनी है। और ये बात ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने एक प्रोग्राम में भी बाद में कह दिया। तो मरियम नवाज उस वक्त खामोश थी, कोई एक ट्वीट ही एक लाइन लिख के वो हमें वैसे ही मैसेज मीडिया को मैसेज कर देती ये चलाना नहीं है, मैं इस पे राज़ी नहीं हूँ, वो तो खामोश थी। अब वो कह रही हैं ये गुनाह था, गुनाह तो फिर मियाँ साहब ने किया, मियाँ साहब ने उसका ऑर्डर किया था और सारे फिर उसमें गैर मशरूत हुए। हाँ, ये गुनाह अगर है तो सिर्फ परवेज़ रशीद के लिए है, वो वाहिद बंदा है जिसने वोट नहीं किया, वहाँ मौजूद होकर वो मौजूद थे, उन्होंने पार्टी उन पे नाराज भी हुई। इवन शायद हकान अब्बासी साहब ने ये कह दिया कि आपको याद है हमें इंटरव्यू में कि परवेज़ रशीद ने अगर वोट नहीं देना था तो वो इस्तीफा दे देते। उस पर वो ज़ाहिर है परवेज़ रशीद नाराज भी हुए कि ये सीनियर आदमी है, उन्हें ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। बहरहाल उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने वोट नहीं दिया, बाकी तो सब खामोश थे और कुछ कह रहे थे वोट देना है। और मियाँ साहब आपको ये समझना होगा कि मरियम नवाज के लिए चुप रहना ना रहना जो है वो उनकी अपनी स्वाबदीद या अपना फैसला नहीं होता। और मियाँ साहब के जहां बात आ जाए तो वहां वो बोलेंगी या नहीं बोलेंगी वो कायद डिसाइड फिर करते हैं। तो अगर उनका आज ये कहना है कि मैं उस एक्सटेंशन के हक में नहीं थी तो ये लाजमी तौर पे गलत तो नहीं है। इवन आपकी सारी बातें अगर हम मान लें नहीं, लेकिन लाजमी तौर पे जरूर है, क्योंकि हमें इस बात से उनकी सियासत में फिर कोई दिलचस्पी नहीं है कि उनकी जाती राय क्या है, उनकी जाती एक्चुअल डिसीजन आखिर में सामने जो आता है, भले वो नवाज शरीफ साहब का तार खींचने की वजह से आता है या उनके अपने जहन की इख्तरा होती है, बात वो है। और उसके अंदर वो मुकम्मल तौर पे मुलविस थी, तो ये अपने हाथ धो लेना इस तरह ये इतना आसान नहीं है। फिर बिल्कुल सही हैदर साहब, बात यह है कि इसका भी तरीका था। अच्छा चले आप, मैं मान लेता हूँ कि वो उनकी मर्जी मजबूर थी, मियाँ साहब ने, तो फिर थोड़ा लाइट करके बात ये कहती कि मेरी मर्जी नहीं थी, वो तो उसे गुनाह करार दे रही हैं, मैं उस गुनाह का हिस्सा नहीं थी। तो फिर मियाँ साहब तो वो मियाँ साहब के कहने पे वो गुनाह हुआ था, तो फिर बात तो थोड़ी हल्की कर ले। मान रहे हैं ना कि मरियम नवाज साहिबा भी उतनी ही नजरियाती हैं जितनी उनके वालिद साहब इजाजत देते हैं, क्योंकि हमने इस सेगमेंट में ये तो साबित कर लिया उनके वालिद साहब कितने नजरियाती हैं। नहीं देखें, वो कायद हैं तो पार्टी डिसिप्लिन और फैमिली डिसिप्लिन के तहत जो है वो कई दफा वो आप रहने दें, अभी पार्टी डिसिप्लिन फैमिली डिसिप्लिन सियासी प्रिंसिपल्स की बात हो रही है और वो उतनी ही है ना जितनी नवाज शरीफ साहब इजाजत दें, वो देख लिया है कितनी है। आज इजाजत की वो मोहताज हो सकती है, हमेशा तो हैदर साहब। तो फिर हमेशा की फिर बाद में बात करेंगे। अभी इजाजत का सिलसिला ये है कि मरियम नवाज साहिबा जावेद लतीफ साहब को जो शो कॉज हुआ है उसके बारे में क्या कहती हैं? जावेद लतीफ साहब एक नवाज शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, उनके नैरेटिव के अलम बरदार हैं, मियाँ साहब के जानिसार सिपाही हैं, उनकी बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं। लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं। जी, जावेद लतीफ साहब के हवाले से ये कहना है उनका, तो यानी कि क्लैरिफिकेशन आ गई है। वो जो पिछले हफ्ते वो बात कर रही थी वो वाकई में उम्मीद थी, ये खुसूसी तौर पे जावेद लतीफ साहब के बारे में ये कह रही है। ये भी फिर एक कॉम्प्रोमाइज है, जिन साहब को अपना दूसरे वालिद का दर्जा देती हैं, शहबाज शरीफ साहब को, उनके लिए भी कॉम्प्रोमाइज की एक जगह है। देखिए ये बड़ा क्लियर है कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ को अपने चाचा के तौर पे जो इज्जत देती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और सियासी लीडर के तौर पे मानती नहीं मानती हैं वो बात बिल्कुल उनके लिए मुख्तलिफ है। और जावेद लतीफ के साथ वो खड़ी नजर आती हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो उनकी बातों से जो भी बात समझी गई है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत खुश हैं कि जावेद लतीफ को शो कॉज नोटिस भेजा गया है।
और इसीलिए मुझे लगता है वो फर्क करती हैं कि शहबाज शरीफ साहब की इज्जत जितनी वो करती हैं बहैसियत उनके चाचा। ठीक है, तो आपके ख्याल में वो इस मामले में भी कह सकती हैं इस गुनाह में मैं शरीक नहीं हूँ? भाई ये तो लगता है कि नहीं है। अच्छा, सही है। यानी शरीफ खानदान के खिलाफ बात करने का शो कॉज नोटिस भी अगर आ जाए तो भी शरीफ खानदान का फर्द जो है वो ये कह सकता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, लेकिन जवाब दे दें आप। भट्ट साहब, आपका क्या ख्याल है? अच्छा सर, इसमें भी देख लें कि शरीफ नॉन शरीफ और ये जो नोटिस का मामला है कि आप सेम वर्ड्स जो हैं ये मरियम नवाज के गुनाह वाले यहाँ पर फिट करें जावेद लतीफ़ साहब को, बल्कि किसी को भी। अब तक क़यामत आ गई होनी थी पार्टी में और उसको 100% शोकाज हो जाना था, लेकिन मरियम नवाज का कोई कह भी नहीं रहा। वो नायब सदर ही है ना, कोई वो ना सेक्रेटरी जनरल है, ना वो पार्टी की सदर हैं, ना सीनियर नायब सदर हैं, कायद भी वो नहीं है। आप बड़े फर्क है ना, वो कायद की जबान बोल रही हैं, कायद भेजता है शो कॉज, कायद ने भेजा इसको। नहीं सॉरी, ये फर्क नहीं है। कायद की क्या जबान है ये मुल्क को पता ही नहीं है। कायद की जबान जो है वो सब बोल रहे हैं, तो लिहाजा कायद की जबान है या नहीं है उसको तो रहने दें। बात ये है कि वो कायद की बेटी नवाज शरीफ की बोली बोल रही है तो उनको कहाँ से शो कॉज आएगा? वो पता नहीं नवाज शरीफ की बोली बोल रही है, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी के सदर नवाज शरीफ के भाई हैं, वो कुछ और ही बोली बोल रहे हैं और नवाज शरीफ साहब उन्हें बोलने दे रहे हैं। तो लिहाजा नवाज शरीफ की बोली क्या है? अब अगर नवाज शरीफ साहब मजबूर हैं अपने भाई के हाथों और हम ये नैरेटिव बाय कर रहे हैं तो फिर तो काफी जोक है। लेकिन भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि वो एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ नायब सदर हैं। वो मरियम औरंगजेब साहिबा सदर के बारे में कह देती है हाँ वो उनकी जाती राय थी। भट्ट साहब, आपने बहुत मासूमाना बात की आपने कि वो सिर्फ नायब सदर, प्रेसिडेंट की स्पोक्सपर्सन कह देती है ये उनकी जाती राय थी। मतलब और उसके बाद प्रेसिडेंट का जवाब क्या होता है? उनको ओहदे से नहीं हटाता, वो अपना एक जाती स्पोक्सपर्सन अपॉइंट कर लेता है कि यार मेरी जाती राय को के अलावा बातें करने के लिए ये बंदे को सुन लिया करे। मतलब कोई हद होती है इस पार्टी की। और आप शहबाज शरीफ साहब के बारे में से इसलिए लोग नहीं डरते पार्टी में क्योंकि शहबाज शरीफ अपनी नाराजगी का इजहार करने जब आपके पीछे आएंगे तो वो रास्ता भूल जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब से ऐसा जो है वो कोई डिसिप्लिन में भी इतना डरता हुआ नजर नहीं आ रहा। जावेद लतीफ साहब नहीं डरते, मरियम औरंगजेब नहीं डरती, तो आप मरियम नवाज को कह रहे हैं मुझसे वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये मासूमाना बात जी भट्ट साहब। अच्छा, दूसरा अच्छा देखें आप, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मियाँ साहब भाई के हाथों शहबाज शरीफ के हाथों मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, मामला उलट है। बेसिकली शहबाज शरीफ मजबूर हो जाते हैं मियाँ साहब की वजह से कि मियाँ साहब का पता ही नहीं चलता कि एक तो वो बेचारे कंसिस्टेंटली एक ही तरह की सियासत पिछले 40 साल से करते आ रहे हैं, आज तक हिले नहीं है अपनी सियासत पे से। दूर से नजर आता है उनकी सियासत तो सही है, उन बेचारे की क्या गलती है? शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासत यही वाली करते हैं, ये बात सही है। ये उनके भाई को बुखार चढ़ता है ना नजरियात का और उतर भी जाता है, लेकिन मियाँ साहब वैक्सीनेट भी हो जाते हैं, वो बदलते रहते हैं। शहबाज शरीफ देखे ना अपने, वो आज तक मौक़िफ़ से हटे नहीं है। वो जेल में भी 2-3 दफ़ा जा चुके हैं, वो नहीं हटे, वो कायम है। मियाँ साहब बदलते हैं, कभी वो अकबर अलाहाबादी का शेर, कभी बाहर चले जाते खामोश हो जाते हैं, कभी वो चौधरी निसार शहबाज शरीफ को भेजते हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है वो जाके खुफिया मुलाकातें करते हैं। तो वो इसलिए मियाँ साहब कभी वो लंदन में बैठे हुए लगवा लेते हैं। असल में कायद को हर चीज देखनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा ख्याल करें आप इस चीज का। सही है, वाकई कायद थोड़ा ख्याल करें जी, सही बात है, सही। नहीं, आप एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। तो ये जो हमारे क्रिकेट के साथ एक मजाक हुआ है उसके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट ने क्या किया और फिर इंग्लिश क्रिकेट ने क्या किया। खास तौर पे पिछले हफ्ते के अंदर ऑब्वियसली कई डिटेल सामने आई हैं। एक बहुत उम्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने जॉइंटली की, जिसके अंदर उन्होंने इब्तदाई तफ्तीश सामने रखी लोगों के उस इंटेलिजेंस डेटा के हवाले से जो इंटेलिजेंस डेटा के तहत न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को उनकी गवर्नमेंट ने आखिरी मिनट पे कहा कि आप अपने होटल से ग्राउंड मत जाइए, आप वहीं पे रहिए, क्रेडिबल टेररिस्ट थ्रेट है, और उसके बाद उनको अगले दिन इवैक्यूएट कर दिया पाकिस्तान से, जिसके नतीजे में एक और एक्शन हुआ जिस तक मैं अभी आता हूँ।
उस न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की थ्रेट के ऊपर हमारी जो प्रिलिमिनरी इंटेलिजेंस है वो ये दिखाती है कि VPNs यूज करके अलग अलग फेक अकाउंट्स के तहत, भले वो हमारे यहाँ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हों या तरीके तालिबान के एक्स स्पोक्सपर्सन्स हों, उनके नामों से अपना एक्चुअल लोकेशन मास्क करके थ्रेट्स दी गई मार्टिन गप्टिल को, दीगर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को। उन थ्रेट्स को पहले प्रोपेगेट किया गया सर्टेन इंडियन न्यूज वायर्स पे, वहां से उन बातों ने तूल पकड़ी। नतीजतन एक बॉल ऑफ फेक न्यूज और फेक प्रोपेगेंडा बनाकर उसको जब इस पूरे सिचुएशन की तरफ फेंका गया तो उसका नतीजा ये निकला कि उसको इनक्रेडिबली असेस करके वायबल पाते हुए न्यूजीलैंड ने यकतरफा ये फैसला किया। अब एक तो पाकिस्तान ने उमूमी तौर पे बादियुन नजर ये सिचुएशन रद्द की कि ऐसा कुछ नहीं था और ये गैर जरूरी कैंसिलेशन थी। अब दूसरे आते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर, जिसने इंग्लिश क्रिकेट के तमाम लोगों को, इंग्लिश क्रिकेट टीम को 2 T20s खेलने भेजना था पाकिस्तान, 2 T20s, और उसके साथ इंग्लिश विमेंस क्रिकेट टीम एक पूरा टूर खेलने आ रही थी। इंग्लिश विमेंस क्रिकेट टीम तारीख में पहली बार पाकिस्तान आ रही थी, एक बहुत अच्छी खबर होती, एक बहुत अच्छी मिसाल कायम होती पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के लिए। इंग्लिश क्रिकेट टीम जो है वो कई, मेरे ख्याल से 2 दहाइयों के बाद पाकिस्तान वापस आ रही थी, 2005 के बाद वापस आ रही थी, और सिर्फ 2 T20s खेलने थे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, उनके चेयरमैन साहब कहीं छुट्टी पे थे, तो उनके CFO या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तरफ से एक रिलीज आई जिन्होंने ये कहा कि जी ये टूर हम मौखर कर रहे हैं, ये नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस बहुत करीब है और प्लेयर्स के ऊपर ज़हनी दबाव ये कोविड बबल्स की वजह से हो जाता है और खित्ते के मसाइल भी हैं। उन्होंने सिक्योरिटी का एक्सक्यूज नहीं किया, उन्होंने प्लेयर के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर और वर्ल्ड कप आना की बात करके अपने आप को एक्सक्यूज किया। अच्छा, इसको तमाम इंग्लैंड के अंदर लीडिंग स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट और साबिक इंग्लिश कैप्टन्स ने रद्द किया है और तनकीद का निशाना बनाया है। अब ये मैं उनकी तरफ से तनकीद बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कोई ग्रेस होती है, कोई शर्म होती है और कोई हया होती है, और ये अगर प्लेयर प्रेशर था तो उसके सामने खड़े होने का अगर कभी कोई वक्त आया इंग्लिश क्रिकेट के लिए तो वो ये आया है। और वो क्यों है? क्योंकि जब पिछले समर में एक पेंडेमिक हुआ था, सबसे ज्यादा केसेस इंग्लैंड में हो रहे थे, ब्रिटानिया में हो रहे थे, तो और कोई वैक्सीन करीब नहीं थी। इस डिजीज का लगना जो है वो एक बहुत मिस्टीरियस और एक बहुत डेडली चीज हो सकता था, और इंग्लैंड में हजारों अमवात हो रही थी हफ्तावार। तो पाकिस्तान में जहां पे कोई ज्यादा अमवात रिकॉर्डेड उस वक्त नहीं थी, कोई फर्स्ट वेव नहीं थी, वहां से उठ के हमारी क्रिकेट टीम इंग्लिश समर ऑफ क्रिकेट को बचाने के लिए, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बॉटम लाइन पूरी करने के लिए और इंग्लिश शायकीन को कुछ दिखाने के लिए, एंड इन द स्पिरिट ऑफ द गेम उठ के रिस्क करके इंग्लैंड आई। इंग्लैंड में उनको वादा किया गया था कि हम आपको 4 स्टार प्रॉपर अकोमोडेशन में क्वारंटीन कराएंगे, वो नहीं किया गया। उनको एक हॉलिडे इन में ठूस दिया गया जहां पे उनको अपने कमरों से निकलने की बहुत महदूद इजाजत थी। उन 10 दिनों के लिए चुपचाप हमारी टीम ने ये झेला। इस बुनियाद पे झेला कि एक दूसरे को हेल्प आउट किया जाता है। वो हेल्प आउट करने का पहला कदम ये था कि आप 2 T20 खेलने आ जाएं, तारीख रकम कर दें, एक बहाली दिखा दें, उसके बाद आप एक पूरा टूर 2022 में करने आ जाइएगा। और इसको आपने अज खुद ये फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के फौरन बाद सिक्योरिटी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस बुनियाद पे किया कि नहीं जी कौन कौन जाएगा पाकिस्तान, ये गैर जरूरी है, हमारा T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। इस पे विमेन प्लेयर्स ने ये तनकीद की कि अच्छा विमेन्स टीम को ही भेज देते फिर, क्योंकि उनका तो वर्ल्ड कप फरवरी में है, तो उनके लिए तो एक बेहतरीन और मुकम्मल उनके लिए प्रैक्टिस होती। और दूसरे प्लेयर्स ने कहा कि अगर आपको प्लेयर प्रेशर था तो आप अपनी फर्स्ट टीम नहीं भेजते, आपकी सेकंड टीम ने भी पाकिस्तान को हराया है एट होम, लिहाजा आप अपनी सेकंड टीम या थर्ड टीम भेज देते, लेकिन अपनी वादे पे तो कायम रहते एक ऐसी टीम और एक ऐसे क्रिकेटिंग नेशन के साथ जिसने एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में, एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में आपको हेल्प आउट किया है। अच्छा, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे उनके प्लेयर्स कह रहे हैं, माइक एथरटन कह रहे हैं, ऑसबॉर्न कह रहे हैं, उनके बेस्ट क्रिकेट राइटर्स हैव कम ऑन द रिकॉर्ड एंड सेड ऑल ऑफ दिस। अच्छा, इस सब कुछ के बाद ये सिचुएशन के अंदर इंग्लिश क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम डाला जा रहा था कि इनके प्रेशर में आ गए और वो IPL खेलना चाहते थे और इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए, उन प्लेयर्स यूनियन ने आज बयान दिया है
कि ये हमारा नहीं कहना था, हमने नहीं कुछ कहा, ये हमारा मौकफ नहीं था, ये हमारा प्रेशर नहीं था। तो भाई साहब सॉरी, ये मैंने एक लंबी इंट्रोडक्शन बांधी है, लेकिन ये इशू इज ऑब्वियसली क्लोज टू माय हार्ट। आई एम अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन। ये एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग सेट ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो हम बार बार हजम करते हैं कि इंग्लैंड में टेरर अटैक्स होते हैं, उसके बाद इंग्लिश क्रिकेट को तो कोई सवाल या शक नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे किसी को पता नहीं होता कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्रिकेट के जाने या आने या कोविड रिलेशंस के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन एक ऐसे मुल्क में जो कि एक न्यूक्लियर पावर है और वो अपने स्टेट लेवल पे वादा कर रहा है कि यार हमारे मुल्क में जो भी हालात हों हम आपकी हिफाजत करेंगे, जिस मुल्क के अंदर आपके बादशाह टू बी सेकेंड इन लाइन टू द थ्रोन आके जा चुके हैं, प्रिंस एंड प्रिंसेस विलियम एंड केट, क्योंकि हमने उनको स्टेट लेवल सिक्योरिटी दी। अगर वही सिक्योरिटी हम आपके क्रिकेटर्स को दे रहे हैं तो ये, और सिक्योरिटी का खर्चा आपको इशू भी नहीं है, आपने इशू भी बनाया कि नहीं यार ज़हनी दबाव पाकिस्तान बड़ा मसला हो जाता है, तो ये तो बहुत ही हिपोक्रिटिकल है। देखें जाफरी साहब, इसमें बदकिस्मती की बात यह है कि इंग्लिश क्रिकेट जो है और इंग्लैंड जो है उसका काफ़ी जो है वो पाकिस्तान से गहरा भी और बहुत पुराना ताल्लुक है। और जिस तरह आपने बताया कि इन रिसेंट टाइम्स भी पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके इंग्लिश क्रिकेट को सपोर्ट किया है, और बावजूद इसके कोई वजह बताए बगैर, और जो वजह बताई गई वो इतनी फ्रिवलेस है कि उसको वजह गिना नहीं जा सकता। इस तरह का धचका देना पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को, आई थिंक, क्योंकि क्रिकेट इज दैट बिग एंड दैट इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान, आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट भी है एंड इट्स मैक्स ऑफ इल इंटेंशन। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि जो चीज़ मैं ईसीबी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं ईसीबी को किसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता कि सही क्या गलत क्या, बट मुझे इतना पता है कि जो बात सामने आई है वो तो बिल्कुल सही नहीं नजर आती, वो एक्यूरेट नहीं नजर आती, वो बोनाफाइड ही नहीं नजर आती, वो नेक नियत नहीं नजर आती। तो अब अगर ये चीज़ नेक नियत नहीं नजर आती तो फिर असलियत क्या है कि इंग्लैंड को ज़रूरत पड़ी इस तरह से पुल आउट करने की, जबकि कोई वजह उन्होंने खुद भी नहीं सिक्योरिटी को साइड किया एज अ रीज़न। तो ये बहुत आई थिंक कंसर्निंग बात है कि इस तरह की जो पावर्स हैं क्रिकेट में भी एंड अदरवाइज नहीं, और सिक्योरिटी नहीं है। इंग्लिश गवर्नमेंट ने क्लियरली डिनाई कर दिया है, उनके जो टर्नर हाई कमिश्नर हैं उन्होंने कह दिया कि हमारी तरफ से ये पोजीशन नहीं थी। शेख रशीद अहमद साहब ने इस हवाले से न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखे के हवाले से भी क्या कमेंट की थी, वो आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम का इल्ज़ाम हमारे पे अपोजिशन और दूसरे लोग दे रहे हैं। शीशे के घर में बैठ के शेख रशीद या वजारत दाखिला पर पत्थर ना मराएं, बराए मेहरबानी। इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की। मायूसी कुफ्र है, एक दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी। देखिए शेख साहब की बात तकरीबन 100% मैं मुत्तफिक हूँ। ये कोई इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, और ना ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत की कोई गलती है। और ये वाकई में शीशे के घर की मिसाल से आगे एक मिसाल है कि ये तो मतलब हम सबका शीशे का घर है ना, अगर है भी। लिहाजा ये पोजीशनिंग, इसके अंदर एडवांटेज टेकिंग और इसके अंदर इंडियन हैंड या फिर कोई भी विकेटनेस का हैंड या एक इल इंटेंशन हैंड सामने लाना और इस वक्त लाना, फौरन एक हफ्ते बाद ले आना, आई थिंक द गवर्नमेंट इज डिजर्विंग ऑफ प्रेज द वे इट हैज डन इट। आई वांट एंड आई होप दैट दिस इन्वेस्टिगेशन रीचेस अ लॉजिकल एंड मोर मीनिंगफुल एंड मोर डिटेल्ड कंक्लूजन। लेकिन उस वक्त तक ये पोजीशन सामने ले आना कि ये हमारे साथ एक मजाक हुआ है, बदनीयती पर मबनी, फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा मजाक ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि दुनिया भर के क्रिकेट में कुछ मईशती पुल्स हैं बिग थ्री के। जी, ये अगर ये बात सच भी है तो आर वी रियली वन मैसेज अवे फ्रॉम मेकिंग सच डिसीजंस? क्या ये तौहीन आमेज या धमकी आमेज आपको मैसेजेस आ जाएं कहीं से तो वेरीफाई किए बगैर, सिक्योरिटी सिचुएशन क्लैरिफाई किए बगैर, सिक्योरिटी एजेंसी से आप इस तरह का फैसला यूनिलैटरली कर दें, रीजंस दिए बगैर, और बस चले जाएं? मतलब ये तो किसी तरह से किसी नहीं, सही बात है। और ये शेख रशीद साहब थोड़ी सी अगर रिसर्च कर लेते तो ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जितने पुलिस हमने डिप्यूट किए थे और जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितनी मिलिट्री फोर्सेस हमने इस दौरे के लिए डिप्यूट की थी वो पूरे न्यूजीलैंड में नहीं होंगी। उनके रिजर्विस्ट भी मिला दे तो नहीं होंगे। लिहाजा ये नहीं, बट थ्रेट को असेस तो करें जाफरी साहब, थ्रेट को असेस तो करें, समझे तो कि थ्रेट है भी या नहीं है, और अगर है तो उसकी नौयत क्या है, आगे से क्या है उसको टैकल करने की, मेक एन एजुकेटेड डिसीजन।
नहीं, and inform the people that have said that they will protect you with the might of, you know, one of the largest security assemblies. पहले आप गेज तो करें ना, आप उनके साथ टेस्ट तो करें इस बात को, उनको कन्फ्रंट तो करें, मतलब हाँ, सही बात है यार, उनसे पूछ तो ले कि ये हमें 3 से ईमेल आया हुआ है, ये कह रहे हैं हमें मारेगा, हमें तो डर लग रहा है। मतलब thousands of people are on the road to protect you from that happening. It's just a bad joke. A really bad one. It really is, and it's been played on the people of Pakistan and the cricket of Pakistan. और ये जब तक के क्रिकेट के बुनियादी स्ट्रक्चर्स के अंदर तरामीम नहीं आएंगी तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं और उनके, क्योंकि शायकीन उनकी नज़र में मॉनेटरीली ज़्यादा पावरफुल हैं। जी व्यूअर्स, आपकी राय क्या राय है, हम सुनने के मुंतज़िर हैं। इस शो के हाईलाइट्स हम @agenda360 पे शेयर करेंगे ऑन ट्विटर, @हैदवी10, हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है @JFERII, मेरा ट्विटर हैंडल है, दोनों स्क्रीन पे आ रहे होंगे। हम नईम अशरफ भट्ट साहब की भी मशकूर हैं कि उन्होंने एज ऑलवेज हमें शो में साथ दिया, अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरीज की एक्सप्लेनेशन भी दी। @नईम अशरफ भट्ट 3 उनका ट्विटर हैंडल है, स्क्रीन पे आपके साथ इस वक्त शेयर हो रहा होगा। इंशाल्लाह कल एक बार फिर एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग समा।